बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे, लेकिन मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त खैरियत में नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि जून जुलाई अगस्त और टिल सितंबर मिड तक हमें सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। एक मरतबा फिर पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है और कहा जा रहा है कि पंजाब में तो ये 4 दिहाइयों के बाद एक बड़ा सैलाब जो है वो देखा जा रहा है, जिसके बाद आज जो इत्तलात आई हैं, जो नंबर्स आए हैं, वो तकरीबन 14,60,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस सैलाब से मुतासिर हैं। यानी कि उन इलाकों में जहाँ इतने अफराद बसते थे, रहते थे, देहात थे, गांव थे, शहर थे, इलाके थे, गलियां थी, मोहल्ले थे, वो सब ज़ेरे आब आ चुके हैं। और ये सिर्फ इंसानों का ही मामला नहीं है कि वहाँ पे इंसान ही सिर्फ परेशान हो रहे हैं, बल्कि माल मवेशी, खड़ी फसलें, सब तबाह बर्बाद हो चुका है। यानी इस वक्त ज़िंदगी बहुत सारे पाकिस्तान के अजला में ज़ीरो पर आकर खड़ी हो गई है, सिफर पर आकर खड़ी हो गई है। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज पर हम आज से बात नहीं कर रहे, लेकिन जब से भी बात कर रहे हैं, इस मौजू को, इस मामले को, इसकी हसासियत को कभी भी संजीदा नहीं लिया गया। हमेशा ये कहा गया कि जब हालात होंगे, जब चीज़ें होंगी तो बेहतर होंगी। डैम्स के ऊपर बात करें, वहाँ सियासत आकर खड़ी हो जाती है। क्लाइमेट चेंज पर आकर बात करना शुरू करें तो कोई कहता है कि अर्बन ट्रीज, इतने लाख जो हैं वो ट्रीज लगा दिए जाएं, फिर पता चलता है उसमें करप्शन हो गई, फिर पता चलता है मुख्तलिफ इलाकों में। मुझे तो हैरत हो रही है ये बात सुनकर कि आपने दरियाओं के कटाव के ऊपर रिजॉर्ट्स तामीर कर दिए। किसके लिए बनाए हैं भाई? जो आम जिंदगी में रहने का तरीका है इन इलाकों में, उनकी आबी गुजरगाहों को रोककर आपने अपनी तामीरात बनाकर इंसानों का ये हाल किया है कि कई इलाकों में पानी जमा है और रोजाना की बुनियाद पर हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं कि लोग खुदा न खास्ता अपनी जिंदगियों से भी हाथ धो रहे हैं। मामला यह है कि पाकिस्तान में इस संजीदा मसले को, इस हसास मामले को कैसे आगे लेकर बढ़ा जाए। क्या हर आने वाले साल में एक और मौसमियाती तब्दीली का टैग लगाकर एक और सैलाब का इंतजार किया जाए, या डैम्स बनाए जाए, या क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अपने तर्जे जिंदगी को तब्दील किया जाए? कुछ बेहतर लोग हमसे बात करने के लिए आज स्टूडियो में तशरीफ फरमा है और हमने उनसे वक्त लिया है। मेरे साथ इस वक्त माहिर माहौलियात हैं और बहुत ही उम्दा गुफ्तगू करती हैं। इनकी रिसर्च, इनका काम और इनकी गुफ्तगू आपको बताएगी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन अनवर। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका IBS से ताल्लुक़ है, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी रिसर्च है पाकिस्तान की माहौल के ऊपर बिलखुसूस, और जिन हालात से हम आज गुजर रहे हैं उस पर भी। मलिक अमीन असलम साबिक वज़ीर मौसमियाती तब्दीली रह चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी वक्त निकाला। डॉक्टर हसन अब्बास, माहिर आबी उमूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिस पर हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर हसन अब्बास साहब से। डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम करती हूँ। सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी वक्त निकाला। मैं ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ आप दोनों हजरात से की इजाज़त से डॉक्टर नौशीन अनवर से करना चाहूँगी। डॉक्टर साहबा, ज़ाहिर है ये सवाल तो अब शायद बड़ा अजीब सा ही लगेगा कि क्या हो रहा है। अब सवाल ये होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? इस वक्त जो मौसमियाती तब्दीली के नताइज हम भुगत रहे हैं, इसमें इंसान की अमल दखल का भी थोड़ा मुझे तज़किरा फरमाइएगा, और दूसरा ये कि अब हम इससे कैसे अपने आप को रिकवर करें। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सना, आपने मुझे इनवाइट किया इस शो पे, एंड अमंगस्ट सच एस्टीम्ड पर्सन्स एज वेल। सबसे पहले तो ये जी कि बिल्कुल क्लाइमेट चेंज के जो नज़रिए हैं इस रीजन पे, पाकिस्तान पे ख़ासकर, जिस तरह आप डेवलप हो रहे हैं, इट्स वेरी फ्राइटनिंग। और इसकी जो वजूहात हैं वो हिस्टोरिकल हैं। हम ग्लोबल नॉर्थ को इस पर वेरी मच ब्लेम कर सकते हैं, और ग्लोबल नॉर्दर्न कंट्रीज़ को अकाउंटेबल होल्ड करना बड़ा ज़रूरी है। दैट ओवर द लास्ट सेवरल 100 years colonialism, extraction and all these and fossil fuel burning etc, इसका जो नज़रिया है अब हमें इस पूरी रीजन को इम्पैक्ट कर रहा है, ऑल ओवर द प्लानट। ग्लोबल वार्मिंग के जो तासुरात हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, मगर इसके साथ साथ ये कहानी यहाँ नहीं रुक सकती। जहाँ तक शहरों का सवाल है और रीजन्स का सवाल है, जहाँ हम फ्लडिंग के तासुरात देख रहे हैं, और इसमें एक्सट्रीम हीट वेव्स भी जो आ रही हैं, और क्रॉनिक हीट के भी जो इश्यूज़ आ गए हैं, जो हम इसको कहते हैं कंपाउंडिंग एक्सट्रीम इवेंट्स। खैर पंजाब में तो इस वक्त वो इंडिया ने जो पानी रिलीज़ किया है उसके भी इश्यूज़ उसके साथ एसोसिएटेड हैं, मगर इसमें वी हैव टू ऑल्सो होल्ड आवरसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल। इसमें सरकार का जो रोल है वो बहुत अहम है और बहुत इम्पोर्टेंट है, और सरकारी इदारों ने जिस ब्लेटेंट और बहुत सॉर्ट ऑफ रपेशियस तरीके से शहरों में, रूरल एरियाज़ में जिस तरह लैंड यूज़ प्लानिंग को अब्यूज़ किया है, वो हम उसके नज़रिए देख रहे हैं। अब दो बहुत ही छोटी सी मिसालें
हैं जो अभी गिलगित बाल्टिस्तान में जो फ्लड्स आए, तो आपने देखा कि जो सबसे प्रिकेरियस जोन्स थी जिस पे आपकी फैंसी होटल्स बने हुए थे या नॉन फैंसी इवन, जिसके पीछे लंबी चौड़ी कहानियां हैं कि उसमें आपके एमएनएज और पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। इसी तरह आप पंजाब में अब देख रहे हैं कि वो जोन्स इफेक्ट हुई हैं साथ साथ जहाँ पर आपकी फैंसी हाउसिंग स्कीम्स बनी हुई थी लार्जली फॉर अपर मिडिल क्लास, अपर एलिट्स एक्सेट्रा। मैं सिर्फ ये मिसाल देकर जाहिर करना चाहती हूँ कि इसमें जो रीजनल अर्बन प्लानिंग और लैंड यूज़ प्लानिंग के जो आप एक्सट्रैक्टिव और प्रॉफिट ड्रिवन मोटिव्स की वजह से जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, ये अब क्लाइमेट चेंज और ब्रॉडर इश्यूज़ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। वी कांट जस्ट से दैट वी ब्लेम द ग्लोबल नॉर्थ for what is happening to us. That is important. Must hold them accountable, loss and damage, etc. But also simultaneously हमें ये भी recognize करना है कि हमारे politicians और हमारे सरकारी इदारों ने हमें बहुत let down। डॉक्टर नौशीन ने ओपनिंग रिमार्क्स अपने दिए हैं, मैं इसको डिटेल में जाकर इनसे ज़रूर इस पर बात करूंगी, लेकिन मलिक अमीन साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर ज़ाहिर कुछ चीज़ें तो हकीकत पर मबनी है, हमें शायद उसका इल्म भी है, लेकिन आप क्योंकि मौसमियाती तब्दीली के वजीर रहे हैं, आप फरमाइए आपकी नज़र में आज जिन हालात में पाकिस्तान खड़ा है, इसमें दो राय नहीं है कि भारत की आबी जारियत तो है, लेकिन खुद वहाँ इंडिया में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कश्मीर वैली है उनकी पूरी वहाँ पर तबाही मची हुई है, मकबूजा वादी के अंदर भी मतलब मुसलसल 4 दिन तक बारिश होती रही है, तो जाहिर है उसका कोई ना कोई असरात तो होने ही थे। लेकिन आप बताएं कि आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौसमियाती तब्दीली है ये क्या वक्ती तब्दीली है या आपको लगता है कि ये देर तक जारी रहने वाली तब्दीली है और इसको हमें अभी ही कंट्रोल करना होगा? मलिक साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, जो क्लाइमेट चेंज की जो मौसमियाती तब्दीलियों की जो प्रेडिक्शंस हैं वो तो आज से नहीं बल्कि एक दहाई से पाकिस्तान के सामने है, और वो प्रेडिक्शंस यही हैं कि ये चीज़ें मज़ीद ख़राब होनी है और 2050 तक पाकिस्तान इसकी लपेट में रहेगा। और इसके लिए ज़रूरी ये था कि पाकिस्तान अपने जो पॉलिसियाँ स्ट्रेटजियाँ सब बनी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, और ज़रूरी ये था कि हम उन पे इम्प्लीमेंटेशन करते, उनको सीरियसली लेते, और सिर्फ एक सैलाब से दूसरे सैलाब फोटो अपॉर्चुनिटी जो है वो ना करते, बल्कि कुछ ग्राउंड के ऊपर काम करके दिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ यहाँ पे हुई नहीं, और आज आपने देखा है कि यहाँ पर जो एक अलमिया है और एक ट्रेजेडी है जो कैलिफोर्ड कर रही है हमारी आंखों के सामने, जो कि प्रेडिक्टेड भी थी और जिसका हमें पता कि इसने आना है। आपने इंडिया की बात की, बिल्कुल इंडिया तो हमारा असली दुश्मन है, वो कोशिश करेगा कि जब भी पाकिस्तान पे ज़रब लगा सके वो लगाएगा, और अभी भी उन्होंने लगाई है, क्योंकि जहां पर ये बात भी हकीकत है कि उनके डैम्स भी ओवरफ्लो कर रहे हैं, बारिशें वहां पे भी हो रही हैं। मैं अभी टीवी पे देख रहा था कि उत्तराखंड में आज भी एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है, कश्मीर में 3 दिन से लगातार बारिश चल रही है, तो उनके जो डैम्स थे वो भी फुल हो गए हैं और उन्होंने अपने स्पिलवेज खोलने ही खोलने थे। लेकिन जहां पर उन्होंने गफलत की वो ये है कि पाकिस्तान को उसका बर वक्त बताया जाता ताकि पाकिस्तान उसके लिए थोड़ा सा अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए बेहतर तैयारी कर लेता, लेकिन ये पानी तो आना था पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अच्छे पॉइंट पर मलिक साहब, हमने हाउसिंग बिल्कुल ठीक है, अच्छा पॉइंट आपने कहा, अर्ली वार्निंग की बात की ना आपने, मैं जरा बात आपके पास भी आना चाहूंगी। सर ये फरमाइएगा, जब हम इस वक्त डिबेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज के एक पूरे मंजरनामे से गुजर रहा है, सैलाब की तबाहकारियां हमारे सामने हैं, अब अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर भी बात करती हूं मैं आगे चलकर, लेकिन इस वक्त जो पानी दस्तयाब है वो ज़ाहिर सैलाब की सूरत में है, लेकिन हमारे यहाँ मामला ये है डॉक्टर साहब कि हमने डैम्स के ऊपर सबको डैम फूल ही बनाया है, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, और उसके ऊपर बहुत पॉलिटिक्स की है, लेकिन क्या पानी रिजर्व करने के लिए डैम ही वाहिद ऑप्शन है या दीगर और किसी जराए के जरिए भी पानी के रिसोर्स को जखीरा किया जा सकता है? जिस किस्म का सैलाब यहाँ पे आ रहा है और जितने बड़े हमारे दरिया हैं, इसके मुकाबले में डैम की कोई हैसियत नहीं है। डैम की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो बनाए हुए हैं उनको भी खोल दें तो हमारे दरिया के जो बेड्स हैं उनके बीच में पानी को ज़ख़ीरा करने का बहुत बड़ा कुदरत ने मैकेनिज़्म बना के दिया हुआ है। और तमाम पाकिस्तानियों की इत्तला के लिए ये अर्ज़ है कि इस वक्त भी उस पानी के ज़ख़ीरे में 500 मिलियन एकड़ फुट से ज़्यादा पानी मौजूद है जो ड्रिंकिंग क्वालिटी वाटर का है। और हमारे जो यहाँ पे अरबाब इख्तियार रहे हैं और जो इससे पहले के प्लानर्स रहे हैं,
उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया है और ख़ुसूसन 2016-17 से ऑनवर्ड हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीक कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मकाले लिखे हैं, नेशनल पेपर्स में ये हमने चीज़ें पब्लिश की हैं, अपनी रिसर्च पब्लिश की है, इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च पब्लिश की है, यहाँ तक कि मैगजीन्स लाइक नेशनल ज्योग्राफिक उन्होंने उस रिसर्च का जिक्र किया है जो हमने किया, और हमने इस पानी के इस ज़ख़ीरे का जिक्र किया है। अगर हम इस ज़ख़ीरे के ऊपर जो कि हमारे दरियाओं की रेत के बीच में है, यानी आपके जो दरिया चल रहे हैं जिस वक्त बिखरे हुए हैं सैलाब में, इन्हीं दरियाओं के नीचे जो रेत है इसके बीच में वो पानी है जो कि 500 मिलियन एकड़ फुट है मिनिमम उसका। ये हमारा बड़ा कंजर्वेटिव एस्टीमेट है। आप बड़े से बड़ा जो डैम बनाते हैं वो 6-7 मिलियन एकड़ फुट से ज्यादा का नहीं होता, तो ये आपके पास मौजूद है। और हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि जब आपके ये सैलाब आते हैं तो ये उसी जखीरे को रिचार्ज करते हैं, उसी के साथ फ्लड प्लेन्स को रिचार्ज करते हैं। अगर आप अपने दरियाओं को खुला छोड़ेंगे, उनके रास्ते से जो रुकावटें आपने खड़ी हैं उनको हटाएंगे, इसके बीच में से डैम्स और बैराजेस को रिमूव करेंगे, तो फिर आपका ये जो दरिया का सिस्टम है ये हमेशा जब भी सैलाब आएंगे आपको ये पानी जो है उसके बीच में रिचार्ज करेगा। और इस पानी को निकाल के आपने सिर्फ एक मैकेनिज्म पे काम करना है, और वो ये है कि ये जो पानी का जखीरा जो इन दरियाओं के नीचे है, आपने एक वो सिस्टम लेके आना है जो इसको कनेक्ट कर दे अपने यूजर्स के साथ। यूजर्स कौन है? आपके शहरी आबादी, आप इसका यूजर है, आपकी इंडस्ट्रीज का यूजर है, और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर इसका यूजर है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मैं एक ब्रेक, बिल्कुल डॉक्टर साहब आप बहुत इंतहाई अहम बात कर रहे हैं, मैं एक ब्रेक शामिल कर लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर भी ज़ाहिर है आम आदमी की दानिश में तो डैम के ऊपर बड़ी बात होती है, या वो कहते हैं हेडवर्क्स होने चाहिए, या कहा जाता है बैराज, और इन सब में क्या फ़र्क है? जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन हमने तो दरियाओं पर घर बना लिए हैं, महल और हवेलियां खड़ी कर दी हैं, तो वो दरिया कैसे, पानी कैसे अपना रास्ता बनाएगा? डॉक्टर नौशीन से इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। हालात मुल्क के कशीदा हैं, इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, लेकिन इस सब से निकलने की सूरत पर बात करना बहुत अहम है। डॉक्टर नौशीन, आज जिन सैलाबी सूरत हाल का हमें सामना है, इसमें लगभग पंजाब से जो डाटा मेरे पास है उसमें कहा जा रहा है कि 4 दिहाइयों यानी 40 साल के बाद ऐसा सैलाब देखने को मिला है। इसमें जाहिर है क्लाइमेट की आपने शुरू में बात की, लेकिन आप ये क्या बताना पसंद करेंगी कि इस सूरत हाल में, जबकि अब सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, फौरी इक़दामात में जाहिर है रेस्क्यू पहला अमल है, लेकिन मुझे कह लेने दीजिए कि तकरीबन 1 माह के अंदर ही आपका मौसम की तब्दीली होगी, और उस तब्दीली के साइड इफ़ेक्ट्स और तरह के हो सकते हैं, उस पर ज़रा डिबेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। आई मीन देखिए, एक्सट्रीम इवेंट्स का एक हम रिस्क के बारे में बात करते हैं इन व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, और रिस्क ऐसी चीज़ है जिसको हम थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं, राइट? रिस्क ऐसी चीज़ है, वी नो कि वो रिस्क है और हम उसको किस तरह मैनेज करेंगे। मगर क्लाइमेट साइंस में जो एक बहुत बड़ा इशू है वो अनसर्टनिटी का है, और क्लाइमेट साइंटिस्ट अनसर्टनिटी को कहते हैं द मॉन्स्टर प्रॉब्लम। और वो अनसर्टनिटी क्या है? व्हेन विल द नेक्स्ट एक्सट्रीम इवेंट कम एंड हाउ बिग विल इट बी? ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े क्लाइमेट साइंटिस्ट ऊपर बैठकर जो मॉडल करते हैं वो खुद कहते हैं वी डोंट नो इसेंशली। मगर उसके साथ वो ज़रूर ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि जो अगला एक्सट्रीम इवेंट आएगा, चाहे वो 5 साल में आए, whether it's a heat wave or it's extreme precipitation which will result in flooding, कि उसके जो तासुरात होंगे they could be like even bigger, even more massive essentially। तो साइंस जो हमें बता रही है वो ये है कि जिस हद की हमें प्रेपरेशन चाहिए, at least in Pakistan we are not prepared for it, and in my personal opinion it is not just a question of resources, right? It is a question of knowledge, it is a question of humility। हमारा गुरूर बहुत है, हमारे जो, माफ़ कीजिएगा, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो प्लानर्स हैं, हमारे जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, सबका जो गुरूर है वो प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है और वोट बैंक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, और उसका जो टाइम स्पैन है वो ये है कि अगले 6 महीने में या 1 साल में अगली इलेक्शन लड़नी है, तो यू नो दैट्स द माइंडसेट इसेंशली। और साइंस के साथ और एविडेंस के साथ ये चीज़ें नहीं जुड़ी हुई हैं, तो उसमें जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है
उसकी जो उसके पीछे जो सॉल्यूशंस ढूंढनी है, और सॉल्यूशंस पे डिबेट्स हो रहे हैं, वेदर दे आर एट द लेवल ऑफ द सिटी, चाहे वो शहर की फोकस हो या ब्रॉडर रीजन की फोकस हो, द सॉल्यूशंस आर देयर कि आपने लैंड यूज प्लानिंग के इश्यूज को सही तरह हैंडल करना है, आप जोनिंग रेगुलेशंस को उनको मिटा नहीं सकते, उसमें सरकार का रोल है, उसमें एनवायरमेंटल एजेंसीज का रोल है कि अगला जो प्रोजेक्ट बनेगा, चाहे वो बिल्डिंग सोसाइटी हो, हाउसिंग सोसाइटी हो, या वो एक एक्सप्रेसवे हो, तो एनवायरमेंटल एजेंसीज एक झूठा ठप्पा उस पर नहीं लगा सकती इसेंशली। अक्सर ये भी होता है, और सिंध की तरफ तो मैं नाम नहीं लेना चाहती, मगर ये बहुत हुआ है जहाँ तक हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सवाल है, एक्सप्रेसवेज का सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप किसके लिए प्लान करेंगे। अब ये फ्लड का तो हम तासुरा जो देख रहे हैं वो ये भी देख रहे हैं कि उसमें एलिट्स हैव आल्सो बीन डिस्प्लेस्ड। जी बिल्कुल, राइट, बिकॉज बेसिकली आपने गलत जोन्स में आपने बिल्डिंग इंटरवीन किया, बनाया, आपने यूजेज किया, आपने उसका जोनिंग रेगुलेशंस को, और आपने कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, राइट, आपने लैंड को और इकोलॉजी को रिस्पेक्ट नहीं दिया। इसेंशली आप समझे कि आप उसको मास्टर कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट मास्टर इट। आपने रिवर्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया। सो डू यू इमेजिन कि आप रिवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं? When the floods come, when the rain comes, the rivers will flow in the direction that they feel, and rivers feel too, are convenient for them. And whoever comes in the way will be swallowed. This is the logic of the planet. This is the logic of nature. And so these are the issues that we must be humble अगर about. आपको मैंने जो बात डॉक्टर साहब की सुनी, और जो इनकी निगाहों में जो चीज़ झलक रही है वो ये है कि जो आपने कर दिया है, उसके बाद इस सब के बाद आप ये इंतजार कर रहे थे कि शायद सब कुछ बेहतर होगा, तो कुछ बेहतर नहीं होगा, क्योंकि आपने इतनी वायलेशन की है जमीन की और ज़ाहिर दरियाओं की। अभी डॉक्टर साहब से भी बात कर डॉक्टर हसन अब्बास साहब, आप जो बात कर रहे थे कि दरिया के अंदर इतनी कैपेसिटी है, उसके ज़ेरे ज़मीन मिट्टी में इतनी कैपेसिटी है कि वो अपना पानी जो है वह कंटेन कर सकती है। अब हमारे यहाँ ये डिबेट इस वक्त ये है सर कि ये जो लाखों क्यूसेक पानी जो है, जो स्पिलवेज खोल दिए गए हैं, ये तो बिफर गया है इस वक्त, जबकि सैलाब की सूरत हाल है। एज एन एक्सपर्ट, व्हाट यू सजेस्ट, क्या किया जा सकता है जिससे फौरी और हंगामी बुनियादों पर कम से कम नुकसान कम किया जा सके? नुकसान तो हो रहा है, वो तो हमें दिखाई दे रहा है, बट क्या किया जा सकता है जिससे नुकसान थोड़ा बहुत कम किया जा सके? देखिए, मसला ये हमारे साथ ये है कि हम जब सर के ऊपर कोई हथौड़ा पड़ता है तो हम कहते हैं कि यार अब हथौड़ा पड़ा है तो अब मुझे दर्द कम हो। पड़ तो चुका है, अब जितनी दर्द होनी थी वो तो हो गई, अब आप इसका क्या कर सकते हैं? मतलब मैं कोई ऐसी गिदड़ सिंह कहाँ से लेके आऊं कि मैं कहूँ कि जी आप ये अमल दोहराएंगे तो सुबह सारे ठीक हो जाएंगे या बेहतर हो जाएंगे। भाई ये काम तो आपके सोच समझ के करने वाले हैं। हम अभी भी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि ये स्ट्रक्चर वाला मामला जो है ये आउटडेटेड है। दुनिया इन स्ट्रक्चर्स को खोल रही है। यूरोप में आप जाएं, वहाँ पे एक इनिशिएटिव चल रहा है, रूम फॉर द रिवर। वहाँ पे जो सैलाब आए उसके बाद उन्होंने अपने दरिया को खोलना शुरू किया है। अनदर इनिशिएटिव इन यूरोप इज रीवाइल्डिंग यूरोप। वो कहते हैं कि इधर जो आपकी नेचर है और जो इधर की वाइल्ड लाइफ है उसको वापस लेके आए, और वो वाइल्ड लाइफ के कॉरिडोर्स दरियाओं के साथ बनते हैं। अमेरिका में 20,000 से ज़्यादा डैम जो हैं वो पिछले 15-16 साल में खोले जा चुके हैं। तकरीबन इतने यूरोप में भी खोले जा चुके। अभी दुनिया समझ गई है इस बात को कि आपने नेचर के साथ अडेप्ट करना है। जैसे डॉक्टर नौशीन साहबा फरमा रही थी कि आपने दरिया की रिस्पेक्ट देनी है। नेचर इज़ बिगर देन अस, वी आर स्मॉलर देन इट। हमने अडेप्टेशन के सोल्यूशंस पे जाना है। और अडेप्टेशन में देखें, दरिया तो खुद ब खुद अपना पानी जो है वो नीचे स्टोर कर रहा है। और आप जो अभी भी डेवलपमेंट मॉडल्स की, अभी कल 3 बहुत बड़े बड़े हमारे जो थे अरबाब इख्तियार, बल्कि 4 ने, 2 सूबाई 3 सूबाई गवर्नर थे उनमें और एक हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन सब ने कहा कि हमने मजीद डैम बनाने हैं। भाई ये वही डैम लॉबी है जिसने 2018 से पहले एक रिपोर्ट लिखवाई, उसमें कहा कि 2025 में मुल्क में पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर इन्होंने वो डैम फंड बनाए, नई हुकूमत शामिल हुई और वजीर आज़म को खड़ा कर दिया कि तुम जाके ऐलान करो कि 2025 में पानी ख़त्म हो जाएगा। अब वो तो वजीर आज़म ने तो एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी थी ना, सो कॉल्ड एक्सपर्ट, जो कि एक्सपर्ट नहीं है, वो माफिया हैं जो ये कहते हैं कि जी अब डैम बनाने। अब वही लोग जो हैं उठ के अब इस वक्त अरबाब इख्तियार के पास पहुंच गए कि खड़े हो जाओ और ऐलान करो हमारे लिए। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहूंगा
कि वो एक्सपर्ट्स किधर हैं इस वक्त, जिनका नाम लेके, जिनको मेंशन करके, नाम नहीं लिया था लेकिन जिनको मेंशन किया था वजीर आजम ने 2018 में कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2025 में पानी खत्म हो जाएगा, और फिर उसकी बेस के ऊपर हमारी गलत इन्वेस्टमेंट करा दी। अब आप खुद सोचें कि ये जो इस वक्त हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2 बड़े बड़े डैम्स के ऊपर, अगर ये इन्वेस्टमेंट हमने क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर की होती तो आज डेथ्स ना होती यहाँ पे। देखें, ये मामला तो बहुत सीरियस हो गए हैं। वी आर लूजिंग लाइव्स नॉट इन हंड्रेड्स बट नाउ इन थाउजेंड्स। और हमारी इन्वेस्टमेंट गलत हुई है, हमारे गलत जगह के ऊपर पैसा लग रहा है, चंद हाथों में वो पैसा जा रहा है, चंद कॉन्ट्रैक्टर उससे फायदा उठा रहे हैं। और अभी भी वो आपको कह रहे हैं कि पहले कहते थे कि 2025 में पानी खत्म हो गया लिहाजा डैम बनाओ, अब 2025 में पानी संभाला नहीं जा रहा और कह रहे हैं कि डैम बनाओ। तो भाई कोई अपना खाना काबा सीधा करें, किबला सीधा करें, और आप नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ आएं, आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ आएं, आप फ्लोइंग रिवर्स के मॉडल के ऊपर आएं, आप उस जखीरे को जो कुदरत ने आपको बना के दिया है आप उसको एक्सप्लॉइट करने की बात करें। जो कि 2000 महीने के प्रॉफिट। मैं आपको रोकना नहीं चाहती थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे थे। कतई कलामी की मुझे माफी दीजिएगा, मैं ब्रेक से वापस आ रही हूं और मुझे कह लेने दीजिए कि हम पॉलिटिक्स हर चीज में माशाल्लाह पूरे मसल्स के साथ उतरी हुई है, लेकिन हमने ये एकेडमियां हैं, डॉक्टर नौशीन जो बात कर रही हैं, डॉक्टर हसन अब्बास जो बात कर रहे हैं, ये एकेडमिक डिबेट्स हैं। तो कम से कम जब पॉलिसीज बनाई जा रही होती हैं, आप पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके बैठे हुए हैं, आपने पाकिस्तान की जमहूरियत की ऐसी की तैसी लगा दी है, तो खौफ खुदा करें तो पाकिस्तान की जो ये क्लाइमेट है, जो यहाँ का माहौल है, माहौल दोस्ती है, इसकी तबाही से तो बचें और कम से कम एकेडमिया को अपने साथ लेकर चले। लेकिन ऐसा आई एम सॉरी मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके कुछ और डिबेट करते हैं इसी को। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ और उन तबाहकारियों में इंसानी गफलत की हवाले से कि पाकिस्तान जब ज़ाहिर इतना वनरेबल हो ही चुका है तो इसमें हमारा अपना कंट्रीब्यूशन क्या है, उसको हम डिबेट कर रहे हैं। मलिक अमीन असलम साबिक वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मेरे साथ है, डॉक्टर नौशीन अनवर भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब ये फरमाइएगा, ज़ाहिर अच्छा नहीं लगता ऐसे मौक़ों पर ये बात करना, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ी डिबेट हो रही है, क्या इस वक्त ये बात करना अहम है कि मरियम नवाज साहिबा को जापान का दौरा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? उनके फोटो सेशंस को देखकर लोग बड़े परेशान भी हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो मुश्किल हालात होते हैं उसमें भी हमारे सियासतदान सियासत से बाज नहीं आते? क्या है आपकी इस पर राय मलिक साहब? नहीं, इसको पोलिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देखें अभी अगर आप देखें तो ये जो सैलाब गुजरा है ये पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से गुजरा है, और हमें तो ये नजर आया कि इस हमाम में तमाम लोग बेनकाब हो गए हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी बेनकाब हो गई हैं। अगर आप केपी में देखें तो वहाँ पर जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वहाँ पर जिस लेवल की डिफॉरेस्टेशन की गई है, हालांकि यही पीटीआई की गवर्नमेंट 2014 से 22 तक इसने टिम्बर माफिया को भी लगाम दे के रखी और नए फॉरेस्ट भी लगाए, लेकिन फिर 2022 के बाद पीडीएम 1 और फिर ये पीटीआई की गवर्नमेंट, इन्होंने बेदरेक कटाई की दरख्तों की। इसी तरह जो लीजेस वहाँ पे दी गई पहाड़ों के अंदर मार्बल की, जहाँ पर अनकंट्रोल्ड किस्म की एक डिजास्टर किया गया, पहाड़ों को खत्म कर दिया गया, ये तो मिस मैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस है, इसमें इंडिया का तो कोई हाथ नहीं है। इसी तरह अगर आप जब ये सैलाब अब नीचे आया है पंजाब के अंदर, तो यहाँ पर जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई गई हैं दरिया के रास्ते के अंदर, मतलब पहले तो हम सुनते थे ना कि किसी ने घर बना दिया, किसी ने होटल या रेस्टोरेंट बना दिया, सोसाइटियाँ बनाई गई हैं, हाँ। लोगों के अरबों रुपए रोक दिए गए हैं, और बड़ी बड़ी आबादियां जो है, और दरिया का बिल्कुल जो पेट है उसके अंदर आबादी आपने कर दी कि यहाँ पर हम सैलाब को रोक लेंगे। तो ये भी इंडिया ने तो नहीं करवाया हमसे। इसी तरह अभी ये सैलाब आगे तो बड़ा खौफनाक एक सूरत हाल बनी हुई है कि ये पांचों दरियाओं में हमारे इस वक्त हाई फ्लड सिचुएशन है। वो पांचों जो है वो पंजनात के अंदर मिलेंगे और फिर इंडस में जाएंगे। इंडस के अंदर भी इस वक्त फ्लड सिचुएशन चल रही है, क्योंकि तरबेला डैम ओवरफ्लो कर रहा है और उसका पानी जो है स्पिलवे खोला गया है, और फिर ये सारा पानी जो ये तो तकरीबन लाखों क्यूसेक पानी जो है इसने सिंध के अंदर दाखिल होना है, और जो सिंध के अंदर फिर
बदकिस्मती से जो तबाही इस वक्त नजर आ रही है कि होनी है वहां पे, वो आपको शो कर देगी कि वहां पे पीपल। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं डॉक्टर नौशीन की तरफ जाना चाह रही हूँ, लेकिन एक चीज आप बताइएगा, अभी हम ये डिबेट कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज है और फिर जाहिर है डैम के हवाले से बात कर रहे थे, क्या आप समझते हैं कि, क्योंकि डैम के बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमने इसमें बड़ी पॉलिटिक्स देखी है, कालाबाग डैम का नाम ले लें तो उस पर पॉलिटिक्स होती है, कोई और डैम बनाने की बात करें तो उस पर पॉलिटिक्स होती है, कोई कलेक्टिव विजडम हमें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का दिखाई नहीं देता है फॉर दिस इंपॉर्टेंट इशू, आई मीन क्लाइमेट चेंज के ऊपर। हाउ यू सी अबाउट इट कि इस वक्त जबकि आपके ऊपर सर पर एक बहुत सारी चीजें पढ़ी गई हैं, तो क्या कोई कलेक्टिव विजडम के ऊपर आप लोग बैठ सकते हैं, बात हो सकती है, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड चीज हो सकती है या नहीं? बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि एवरी क्राइसिस हैज एन अपॉर्चुनिटी, इस क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी तो ये है क्योंकि इस वक्त तो ये क्राइसिस इज अपॉन अस, ये हमारे ऊपर आ गया और हमने इसका मुकाबला करना है, इसको बर्दाश्त करना है। और अभी तो रेस्क्यू और फिर उसके बाद रिलीफ ऑपरेशन और रिहेबिलिटेशन होनी है लाखों लोगों की जो इससे मुतासर हो रही हैं। लेकिन वंस वी गो थ्रू इट तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी इसमें यही है कि हम अपनी सिमत को दुरुस्त करें और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस मसले के ऊपर कम से कम एक एका कर लें। और ये जो पॉइंट स्कोरिंग वाली सियासत है वो ये मसला उससे बहुत बड़ा है, पाकिस्तान की वजूद का मसला है ये, और इस पाकिस्तान में जो ये चीज तो और वजूद का मसला है, तो इसके ऊपर तो सबको एका कर। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त बिल्कुल मुख्तसर रह गया। मैं चाह रही हूँ डॉक्टर नौशीन अनवर साहब से कुछ चीज़ों पर मैडम बात कर लें। एक तो मैडम ये कि ज़ाहिर रेस्क्यू है, फिर रिलीफ है और रिहेबिलिटेशन है, आपको क्या लगता है कि इस पूरे स्पेन में हमें कितना टाइम लग सकता है और कितना लगना चाहिए इस तरह की चीज़ों में जब इस तरह के डिजास्टर आते हैं? और जो सवाल मैं डॉक्टर हसन से कर रही थी, आई थिंक अगर आप इसको रिस्पॉन्ड करें तो अच्छा होगा। अब जबकि हालात हैं ही ऐसे, हमें फॉर नेक्स्ट क्या करना है कि अगले साल कम से कम मैं और आप बैठकर ये डिबेट ना कर रहे हो कि 2025 में भी सैलाब आया था और 2026 में भी सैलाब आ रहा है। तो सना, मैं एक रीजनल पर्सपेक्टिव से तो ये सवाल पूरा नहीं, इसका जवाब नहीं दे सकती। अगर मैं शहर के स्केल पर आऊँ तो अब कराची जैसा शहर है और सिंध के और भी जो शहर हैं, जब 2022 में फ्लड्स आए थे तो वो इम्पैक्ट बहुत ही हमने देखा था, बुरा था, बहुत बुरा था। और एक किस्म के तरीके से जो इमरजेंसी और रिलीफ का जो पहला जो स्केल था, उसकी आउटरीच बहुत कंस्ट्रेन हो चुकी थी। बिकॉज अगर हम याद करें कि वही नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जिनका 2010 के फ्लड में रोल था, वो बिकॉज ऑफ द होल टेररिज्म डिस्कोर्स उनको गायब कर दिया गया था, वाइप आउट किया हुआ था पाकिस्तान से। तो अब मैं उस डिस्कोर्स पे फोकस नहीं करना चाहती, मगर ये कि उस वाइप आउट में से फिर बहुत अच्छे इदारे थे जो फिर ख़त्म हो गए इसेंशली। तो जब हम आने वाले दिनों में अगर कराची जैसे शहर पर और सिंध के दूसरे शहरों पे अगर हम फोकस करें, मुझे पता है इन टर्म्स ऑफ माय ओन वर्क कि मैं जब सिंध के सेकेंडरी सिटीज़ में जाती हूँ तो मेरा काम जैकबाबाद में भी हो रहा है, माय कॉलीग्स एंड आई वर्किंग देयर। हम तो ये देख रहे हैं कि 2022 के फ्लड्स के बाद वो लोग जो जैकबाबाद की परिफरी में आके सेटल हुए, वो वैसे के वैसे वहाँ पड़े में। आप और मैं गुफ्तगू कर रहे थे पहले कि कराची में भी हम देख लें, हाईवे में सिंदाबाद टेंट सिटी, people are living, I mean they are adapting, they are coping, but under the most precarious circumstances. So the point is कि हमारी जो सरकार की जो interventions हैं वो reactive हैं, वो anticipatory नहीं है। और इन दो चीज़ों को साथ रखना और समझना बड़ा ज़रूरी है। Planning requires anticipation about the future. अब वो आइडियल तो कभी हो नहीं सकता, मगर अगर हम साइंस को देखें और हम हिस्ट्री को देखें जो हो रहा है, जो पिछले 10 सालों में 2 डेकेड्स में हो चुका है, चाहे वो फ्लड से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सट्रीम हीट से रिलेटेड हो, तो हमारे सरकारी इदारे लोकल लेवल पे आके प्लान कर सकते हैं। अब एक अच्छी चीज़ ये है कि कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्लाइमेट एक्शन प्लान निकाल रही है। अब उस पर बहुत क्रिटिक हुआ है, उस पर बहुत डिबेट हुआ है, उस पर बहुत सियासत हुई है। उस किस्म की सियासत अच्छी है, राइट? इट रिक्वायर्स सियासत, हाँ, बिल्कुल ठीक है, डिबेट होए, बेशक होए, बार-बार हो, जी बिल्कुल सही है। उसमें अच्छे स्टेक होल्डर्स आए, रिजल्ट फिर अच्छा निकले, उसको रिजल्ट, उसमें कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स आए, आम आदमी और औरत की आवाज हो और वो आवाज बंद ना हो। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट आने वाले दिनों में। मगर उसके लिए फिर हमें चाहिए कि हमारे म्युनिसिपल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स भी स्ट्रांग हो। एंड आई एम रियली सैड टू से कि हमारी जो कॉलोनियल मेंटालिटी है सेंट्रलाइजेशन की, जो हमारे साथ अभी तक स्टक है, जहाँ तक हमारे गवर्नेंस मॉडल्स हैं, वो उस इशू से नहीं निकले। और जहाँ हमने डिवॉल्व और डिसेंट्रलाइज किया,
वो मिलिट्री के खाते उसकी नीड्स के लिए और उसकी अथॉरिटी और उसकी लेजिटिमेसी के लिए। जो पिछली डिसेंट्रलाइजेशन आई थी वो मुशर्रफ के ज़माने में, इट वेंट द फार्दस्ट, राइट, एंड देन इट वाज रोल्ड बैक फॉर पॉलिटिकल रीजंस। 100%. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज साइटेड वाज कि नहीं करप्शन बड़ी थी, करप्शन। आई से लेट इट बी, ऊपर वाले इदारे 10 टाइम्स मोर करप्ट है, होने दे करप्शन। हाँ. मगर बट आपका लोकल सिस्टम बहुत स्ट्रेंथनाइज था, लोगों को अपने डोर स्टेप पर चीजें मिल रही थी, बिल्कुल बिल्कुल, काउंसलर और उनके लोगों तक आपकी रसाई थी, जो स्ट्रक्चर हमें चाहिए। And you have to let it be. You have to let it unfold. और क्लाइमेट चेंज के तासरात जो हो रहे, स्ट्रॉन्ग म्युनिसिपल गवर्नेंस के बगैर इनको रिजॉल्व नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नौशीन अनवर, थैंक यू वेरी मच मैडम कि आप तशरीफ लेकर आए, माहिर माहौलियात, और बहुत ही ब्लंटली और क्लियरली उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में कहा। मेरा ख्याल है कि आज का प्रोग्राम आप लोग ज़रूर ध्यान लगाकर सुनिए और देखिएगा। डॉक्टर हसन अब्बास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आपने दरियाओं के कटाव से लेकर दरियाओं के ऊपर अडेप्टेशन के हवाले से बात की, बहुत शुक्रिया आपका भी। मलिक अमीन असलम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।